चलो टॉपिक डालो, कैपेसिटर या कैपेसिटेंस, दोनों वैसे अलग अलग चीजें। कैपेसिटर उस डिवाइस को बोलते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटर होता क्या है, ये पंखे वगैरह देखे होंगे आप लोगों ने, तो पंखों में जो फैन वगैरह होते हैं उसमें एक व्हाइट कलर का बॉक्स टाइप होता है, सिलेंड्रिकल, जिसको Yes, कंडेंसर sir. बोलते हैं कई लोग। यस सर सर। वो स्पीड बढ़ाता है ना, कभी कभी, हाँ, कभी कभी पंखा, जैसे गर्मी के टाइम में क्या होता है, पंखा कभी कभी खराब हो जाता है तो चलता नहीं है, तो आप लोग क्या करते हो, लकड़ी लेते हो, फिर लकड़ी से पंखे पे मारते हो और फिर पंखा घूमता है धीरे धीरे, फिर घूमना चालू हो जाता है। हुआ है कभी आपके साथ? नहीं ये तो नहीं। पंखा चल नहीं रहा, पंखा टर कर रहा है, यस सर। यस सर। फिर आप उसको लकड़ी मारते हो, फिर वो घूमना चालू कर देता है, यस सर। ठीक है। टेबल फैन के वो क्या साथ होता ऐसा है उसका, अक्सर होता है। हाँ, वो अक्सर क्या होता है, उसका जो कंडेंसर है या कैपेसिटर है वो खराब हो जाता है। तो कैपेसिटर का काम क्या है, कैपेसिटर क्या होता है, एनर्जी को लेता है और एनर्जी को लेके इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। कैपेसिटर क्या करता है, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। इंस्टेंट एनर्जी का मतलब है, जैसे मान लो जो पंखा होता है ना, पंखे को वो चलता नहीं है, क्योंकि पंखे को जब स्टार्ट करना होता है, घूमना होता है, तो उसको हाई टॉर्क की जरूरत होती है, हाई एनर्जी की, फोर्स की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। तो हाई एनर्जी को कैसे मिलेगी, कैपेसिटर से। कैपेसिटर ने पहले एनर्जी स्टोर करी और जैसे ही पंखे को मैंने चालू किया तो एकदम से जितनी भी एनर्जी थी उसमें, वो सारी एनर्जी पंखे को रोटेट में करने में चालू हो गई। आपने फ्रिक्शन में पढ़ा होगा शायद कि अगर मैं बॉडी को बस मूव करवा दूं तो सबसे ज्यादा फोर्स कब लगता है, बॉडी को बस मूव करवाने में। फिर मूव करने के बाद बॉडी अपना आप इजीली चलती रहती है, फिर बस को कम Yes, फोर्स sir. से भी चली गई वो। उसी तरह से पंखे को Yes, जब sir. एक बार रेस्ट से मोशन में आना पड़ता है, तो रेस्ट से मोशन में आने के लिए आपको कैपेसिटर की जरूरत पड़ती है। फिर आप चाहे कैपेसिटर हटा भी दो, बाकी कैपेसिटर उसका पावर फैक्टर को पे भी इफेक्ट करता है। पावर फैक्टर पे एसी में पढ़ेंगे हम लोग, पावर फैक्टर क्या होता है, वो उसके पावर फैक्टर पे भी इफेक्ट करता है। तो इसलिए कैपेसिटर अलग अलग टाइप के होते हैं। कैपेसिटर से स्टार्ट होने वाला, कैपेसिटर स्टार्ट मतलब कैपेसिटर स्टार्ट हो गया फिर बाद में कैपेसिटर को हटा दिया, इस तरह के मोटर होते हैं, ठीक है। और कैपेसिटर कहाँ इस्तेमाल होता है, गांव में जो ट्यूबवेल्स वगैरह की मोटर वगैरह होती है उसमें भी कैपेसिटर होता है, ठीक है। और Yes, जो sir. आपके डिजिटल, हाँ, जो जो कैमरा वगैरह आते हैं आपके, जो पुराने वाले जो कैमरा आते थे जिसमें 2 सेल लगते थे, आजकल तो डिजी कैम आ गया जिसको चार्ज करना पड़ता है। पहले क्या होता था, पहले वो किसके आते थे वो कैमरे, नाम पता नहीं है, निकॉन का तो नहीं आता, निकॉन का तो बहुत महंगा है। पहले जो कैमरे आते थे, तो कैमरे में क्या लगते थे, पीछे 2 पेंसिल सेल लगते थे उसमें, ठीक है। तो 2 पेंसिल सेल लगाते थे, उसको बटन दबाते थे, एकदम से फ्लैश निकलता था उसमें। तो वो एकदम से जो फ्लैश निकला, ठीक है, तो अगर उस फ्लैश को, उस लाइट को अगर मैं निकाल के दोनों बैटरी से इसको सीरीज में लगा देता हूं, दोनों बैटरी से अगर मैं अटैच कर दूं, और ये बल्ब है आपका लाइट, इसके एक तार को यहां लगा दूं, एक तार को यहां लगा दूं, क्या ये जलेगा, ग्लो करेगा उसी फ्लैश से? तो ये ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको हाई वोल्टेज की जरूरत होती है, हाई एनर्जी चाहिए होती है। आपने मच्छर मारने वाला रैकेट देखा होगा, yes sir. Yes, sir. मच्छर वाला मारने वाले रैकेट में है, ठीक है, आप अपनी अपनी उंगली डाल के देखिए आपने, ये सर पट पट Yes, आवाज sir. करती है। अच्छा उंगली भी डाल के देखिए, तो उसमें जो मच्छर बीच में आता है, तो मच्छर कैसे मर Yes. जाता है? एक्चुअल में उसमें क्या होता है, उसमें भी बैटरी होती है, उसको चार्ज करना पड़ता है, चार्ज करना होता है Yes, ना, sir. डायरेक्टली Chargeable तार battery से लगा होती है। जाते हैं। Yes sir. तो चार्ज कर लिया हमने, और उसमें जो होते हैं कैपेसिटर लगे होते हैं, हाई वोल्टेज के कैपेसिटर्स लगे होते हैं। तो जैसे ही मैं उसको प्रेस करता हूं, तो क्या होता है, वो कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज करता है, एनर्जी जो भी है वो मच्छर को देता है। Your mute, sir.
घर से तैयार हो गए। तो जो मच्छर मारने वाला रैकेट है उसमें भी क्या होते हैं, कैपेसिटर लगे होते हैं। जैसे ही हम लोग बटन प्रेस करते हैं, ठीक है, तो कैपेसिटर क्या है, जितनी भी एनर्जी स्टोर करी वो सारी की सारी मच्छर को दे देते हैं और मच्छर का स्वर्गवास हो जाता है, ठीक है। फिर जैसे ही बटन को आप छोड़ोगे उस इंस्टेंट में क्या होगा, वो कैपेसिटर वापस से चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर जैसे ही बटन दबाऊंगा वो कैपेसिटर सारी एनर्जी, अगर उसके बीच में कोई सर्किट कंप्लीट हो गया, मच्छर आ गया बीच में, तो सारी एनर्जी मच्छर को दे देंगे जितने भी कैपेसिटर से, ठीक है। इसलिए आपको हाई झटका लगता है उसमें, क्योंकि वो कैपेसिटर जितनी भी एनर्जी स्टोर करी उसने, वो उसको एक बार में ही सबको दे देते हैं, एक बार में ही डिलीवर कर देता है। ठीक, अब कैपेसिटी के बारे में समझते हैं। कैपेसिटर होता क्या है। तो देखो, मान लो कोई मेरे पास बॉडी है, इस बॉडी को मैं अगर क्यू चार्ज दूंगा, तो आपने पढ़ा है V बराबर के क्यू ऑफ आर, सुना है क्या कभी? यस सर। V बराबर के क्यू आर सुना है। तो क्यू देने पर क्या V बढ़ेगा? क्यू देने पर इस पे पोटेंशियल भी आएगा, यस सर आएगा। ठीक है। तो कैपेसिटेंस क्या होता है कि कितने चार्ज देने पे कितना वोल्ट आया। तो कैपेसिटेंस को हम लोग C से डिनोट करेंगे। C इक्वल टू होता है कैपेसिटेंस ऑफ अ सिस्टम, कैपेसिटेंस ऑफ अ सिस्टम is the capacity, is the capacity to hold the charge, to hold the charge per unit voltage, per unit वोल्टेज, पर यूनिट वोल्टेज पर कितना चार्ज होल्ड कर रहा है। तो C बराबर होगा, C इक्वल टू क्या होगा, चार्ज Q डिवाइडेड बाय V, चार्ज Q डिवाइडेड बाय V। यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम पर वोल्ट। और कूलाम पर वोल्ट, इसको हम लोग दूसरा नाम भी देते हैं, इसको बोलते हैं फैराड। कूलाम पर वोल्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फैराड, ठीक है। अगर मान लो किसी कंडक्टर की कैपेसिटी है 10 कूलाम पर वोल्ट, किसी कंडक्टर की कैपेसिटी है 10 कूलाम पर वोल्ट या 10 फैराड, उसका मतलब है अगर मैं उस कंडक्टर को 10 कूलाम चार्ज दूंगा तो उस पर 1 वोल्ट आएगा, 20 कूलाम चार्ज दूंगा तो उस पर 2 वोल्ट आएगा, 30 कूलाम देने पर 3 वोल्ट आएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। जब हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था तो रेजिस्टेंस का मैंने फॉर्मूला बताया था, R बराबर क्या V बाई आई होता है। अभी हमने करंट पढ़ा था। यस सर। क्या रेजिस्टेंस करंट पे डिपेंड करता है? यस सर, रिलेशन है तो डिपेंड करेगा ही सर। क्या रेजिस्टेंस वोल्टेज पर डिपेंड करता है? यस सर। रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, करंट की बात नहीं कर रहा। रेजिस्टेंस क्या वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला था, R बराबर रो एल बाई ए, सुना है? यस रेजिस्टेंस सर। लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, रजिस्टिविटी पे करता है, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है वो V और I पे डिपेंड नहीं करता है। ओम्स ने बोला था कि I जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, V के, V प्रोपोर्शनल इक्वल टू I। तो जब प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है I इंटू R, R तो कांस्टेंट है ना। यस सर। यस सर। ठीक है, तो R किस पे डिपेंड करता है, रो एल बाई ए पे। सिमिलरली जो कैपेसिटर होता है C, क्या वो Q पे डिपेंड करेगा? नो सर। क्या C V पे डिपेंड करेगा? नहीं। तो कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करेगा? तो ये चार्जेस किस तरह से अरेंज है उस पर, और इस सिस्टम का शेप क्या है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है। सिमिलरली यहां पे लिख देना, R
does not depend on R does not depend on V and I. Similarly, capacitance C does not depend on Q and V. Q and V पर डिपेंड नहीं करता है. It depends on arrangement of charge, arrangement and dimension of the system. अरेंजमेंट एंड डायमेंशन ऑफ द सिस्टम, किस तरह से चार्जेस अरेंज है और जो सिस्टम है मतलब स्फेरिकल बॉडी है कि सिलेंड्रिकल बॉडी है उसकी शेप पर डिपेंड करेगा. आई बात समझ में? तो कैपेसिटर आपको क्या करता है? कैपेसिटर एक डिवाइस होती है जो हमें इंस्टेंटेनियस एनर्जी प्रोवाइड करती है, एकदम से सारी एनर्जी प्रोवाइड करती है. ठीक है, आप जैसे 10 रोटी खाते हो और फिर पूरा दिन काम करते हो, ठीक है, और 10 रोटी का काम मैं बोलूं आपको 1 घंटे के अंदर ही करना है. जितनी भी 10 रोटी से जितनी एनर्जी मिली आपको वो 1 सेकंड के अंदर आपको प्रोवाइड करनी है. ठीक है, तो फिर उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एनर्जी. बात समझ में आई? सर एक बार और समझाना ये चीज. एक बार और समझे? ठीक है, इसको नोट कर लिया आपने? यस सर. इसको रब कर रहा हूं मैं. देखो इसको ऐसे समझते हैं हम लोग. पहले तो कैपेसिटेंस क्या करता है? कैपेसिटर हमें प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी. इंस्टेंट मतलब एक क्षण में आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, इंस्टेंट एनर्जी. ठीक है, इसको कैसे समझे? मान लो एक बहुत ऊंची बिल्डिंग है, आपने क्या करा, एक बहुत बड़े पत्थर को यहां से उठा के धीरे 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 धीरे, तो आप जैसे जैसे इसको ऊपर जाते जा रहे हो, क्या इस पत्थर पे बर्डन होता जा रहा है? यस सर. और यहां से लाके आपने इसको सीधा एकदम से गिरा दिया, तो जो भी एनर्जी स्टोर करी थी आपने उसको कैसे एकदम से ही इंस्टेंटली रिलीज कर दिया. यस सर. तो कैपेसिटर भी ऐसे ही करता है, वो धीरे 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 चार्ज को स्टोर करता है और फिर जैसे ही डिलीवर करने की बारी आती है वो एकदम से सबको एकदम से डिलीवर कर देता है. आया कुछ समझ में? यस सर. ठीक है, चलो अब आगे आते हैं. कैपेसिटेंस हम लोग निकालेंगे पहले स्फेरिकल बॉडी का. थोड़ा चैप्टर को थोड़ा ध्यान से समझना. ठीक है, रट्टाफिकेशन नहीं है. जहां रटने वाली चीज होगी वो बताऊंगा, फॉर्मूले वगैरह जो याद करने वाले होंगे. जैसे कैपेसिटर का फॉर्मूला Q/V होता है, तो इसको याद करना ही पड़ेगा आपको. बाकी हर चीजें आपको समझनी होगी. टॉपिक डालो कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फीयर. कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फीयर. ठीक है, स्फीयर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था. तो मान लो मैंने एक स्फीयर ले लिया जिसकी रेडियस, मेटल का स्फीयर मान लो, रेडियस कितनी है? R है. इसको मैंने कितना चार्ज दिया? Q चार्ज दिया. तो Q चार्ज देने पर इसकी सरफेस पे जो पोटेंशियल आएगा V बराबर कितना होगा? KQ/R होगा. ये तो पता है ना स्फेरिकल बॉडी के लिए V बराबर KQ/R होता है. यस सर. ठीक है, चलो कैपेसिटेंस निकालते हैं. C बराबर क्या होता है फॉर्मूला? Q/V. यही पढ़ा था हमने. यस सर. तो Q की जगह Q लिख देंगे, V की जगह क्या KQ/R लिख दूं?
के क्यू बाय आर, क्यू से क्यू कैंसल, आर बाय के हो जाएगा। और के की वैल्यू क्या होती है पता है आप लोगों को? के इक्वल टू क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। yes sir, Yes, sir. 9 into 10 to the power sorry sir हाँ 9 into 10⁻⁹ भी होता है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लेते हैं हम लोग। तो के 1/4 पाई, तो 4 पाई ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा वो C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होगा। ठीक है। समझ गए और सर। जो हमने कैपेसिटर पढ़ा, सॉरी स्फेरिकल स्फीयर पढ़ा था, कंडक्टिंग स्फीयर, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी कुछ इस तरह से निकल रही थी। और ये कहां पे खत्म हो रही थी? ये लाइंस कहां तक जाएगी? इनफाइनाइट तक। U बराबर कितना था? U बराबर क्या आया था? आई थिंक हाफ के क्यू स्क्वायर बाय आर आया था। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्फीयर याद है आप लोगों को? तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज के क्यू स्क्वायर बाई 2r। और ये एनर्जी कहां से कहां तक? r से लेके इनफाइनाइट तक अवेलेबल होती है। r से लेके रेडियस r से लेके ये एनर्जी इनफाइनाइट में अवेलेबल है। तो कैपेसिटर्स में एनर्जी तो स्टोर है लेकिन वो एनर्जी बहुत ही स्प्रेड फॉर्म में एनर्जी आपको मिल रही है। ठीक है। एनर्जी इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ स्कैटर्ड, एनर्जी इज अवेलेबल इन स्कैटर्ड फॉर्म। स्कैटर्ड मतलब बिखरी हुई। आई बात समझ में? ये भी एक तरह का कैपेसिटर बन गया लेकिन इसकी एनर्जी क्या है? स्कैटर्ड फॉर्म में अवेलेबल है। यहां से लेके इनफाइनाइट तक मुझे जाना पड़ेगा और वहां पर उसको एनर्जी मिलेगी इसी बीच में। ठीक है, नोट कर लिया इसको? एक सेकंड सर। तो पहला एक इस जो स्फेरिकल कैपेसिटर है इसका पहला एक ड्रॉबैक यही है कि जो इसमें एनर्जी अवेलेबल है, जो एनर्जी अवेलेबल है, ठीक है, ये जो एनर्जी अवेलेबल है ये स्कैटर्ड फॉर्म में अवेलेबल है आपको। दूसरा ड्रॉबैक देखते हैं हम लोग। दूसरा ड्रॉबैक क्या है? हो गया नोट बेटा? यस सर। दूसरा ड्रॉबैक है, देखो मान लो मैंने रेडियस ले ली 1 मीटर का, 1 मीटर रेडियस ले ली। 1 मीटर मतलब मेरे हाथ जितना, इतनी रेडियस का एक गोला बनाया मैंने, स्फेयर, मेटल का स्फेयर लिया, उसका कैपेसिटेंस निकालता हूं उसकी कितनी कैपेसिटी है। तो C इक्वल टू मेरे को फॉर्मूला पता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R होता है। 4 पाई की वैल्यू तो रख दूंगा, ठीक है, 22/7। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 और रेडियस होती है 1। ये आएगा कूलम पर वोल्ट या फेराड। तो यहाँ से देखो 10⁻⁻12 आ रहा है। तो ये वैल्यू जो है, ये जो कैपेसिटेंस है, इसका कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है? इसकी कैपेसिटी जो है ज्यादा है, कम है? जल्दी बताओ। 10⁻⁻12 है, माइनस में 12 है, देखो बहुत कम हो जाएगा सर। तो ये बहुत ही वेरी स्मॉल वैल्यू आएगी। यस सर। इतनी कम वैल्यू, मतलब इतना बड़ा गोला लिया मैंने 1 मीटर का और उसकी इतनी कम वैल्यू आ रही है, तो कोई फायदा नहीं। यस ठीक सर। है। तो स्फेरिकल कैपेसिटर के दो ड्रॉबैक है ये, कि पहला ड्रॉबैक है इसकी एनर्जी आर से लेके इनफाइनाइट तक एक तो स्कैटर्ड फॉर्म में मिलती है। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि जो वैल्यू है वो बहुत ही स्मॉल आ रही है। ठीक।
अब इसको कम कैसे करें? हमको चाहिए कि एनर्जी हमको एक कन्फाइंड जगह में मिले, एक ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट तक जाना पड़े हमको, एक कन्फाइंड रीजन के अंदर मिले, और दूसरी जो है कैपेसिटी की वैल्यू ये भी ज्यादा होनी चाहिए। तो साइंटिस्ट लोगों ने काफी सोचा कि कैसे करें, फिर उसके बाद उन्होंने एक डिवाइस बनाया जिसको बोला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, फिर उन्होंने क्या बनाया? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो टॉपिक डालो अब, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या करा उन्होंने? दो प्लेटें ले ली और दोनों को पैरेलल रखा, एक को चार्ज दिया प्लस क्यू, एक को चार्ज दिया माइनस क्यू, और दोनों के बीच में डिस्टेंस डी रख ली। इसकी चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा। ठीक है, ये साइड से, आप साइड से देखोगे तो प्लेट है, साइड से देखोगे तो ये प्लेट है, इस तरह से प्लेटें दिखेगी आपको। ठीक है, हम लोग सामने से देख रहे हैं तो ऐसा दिख रहा है। इसकी चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा होगी, इसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी? माइनस सिग्मा होगी। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है देखो इस तरफ होगा, इस माइनस वाले के कारण, यस माइनस वाला भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसी तरफ होगा। अच्छा, एक के कारण कितना होता है? हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन होता है यस सर। एक प्लेट के कारण। इस वाले के कारण भी क्या होगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों ऐड Yes. हो जाएंगे, ये तो सिग्मा बाय इलेक्ट्रिक एप्सिलॉन फील्ड नॉट। होगा। हाँ, अब देखो यहाँ पर जो एनर्जी है क्या वो फिक्स रीजन में मिल रही है? अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल यहाँ से इस प्लेट से इस प्लेट तक ही जा रहा है, नेगेटिव में खत्म हो रहा है। तो आपकी जो एनर्जी है वो एक कन्फाइंड स्पेस में मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? बाहर, अगर मैं बाहर कोई पॉइंट लू, यहाँ पे पॉइंट लू, तो इस पॉजिटिव प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, नेगेटिव प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा। बाहर जो Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होगा, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे अवेलेबल है आपको? दोनों प्लेट के बीच में बस। तो दोनों प्लेट के बीच में वो भी कितना होगा? E बराबर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको अवेलेबल है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, वो भी एक कन्फाइंड स्पेस के बीच में अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा ये इन्होंने सोचा कैसे, उसके बारे में थोड़ा बताता हूं। इन्होंने सोचा कैसे कि एक को पॉजिटिव करे एक को नेगेटिव करे। तो देखो, जब हमने स्फीयर के बारे में पढ़ा था, स्फीयर को क्यू चार्ज दे रहे थे, स्फीयर पे क्यू चार्ज कहां से आ रहा था? ये क्यू चार्ज कहां से लेके आ रहा था मैं? इनफाइनाइट से लेके आ रहा था। इनफाइनाइट से। तो इनफाइनाइट पे कितना चार्ज ले गया होगा? अगर मैं प्लस क्यू यहाँ पे ले आया तो इनफाइनाइट पे कितना चार्ज ले गया होगा? माइनस क्यू। यस सर। ठीक है, अच्छा इनफाइनाइट पे पोटेंशियल क्या होता है? जीरो। और इसका पोटेंशियल sir. क्या लेते हैं? के क्यू बाय आर। यस सर। तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं हम लोग, मतलब जो कैपेसिटेंस का Yes, sir. फॉर्मूला बराबर, तो C बराबर Q बाय V होता है। तो Q तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यस ये तो सर। इनफाइनाइट पर भी है। तो हम लोग केवल पॉजिटिव प्लेट का क्यों लेते हैं? ये जो पॉजिटिव चार्ज ले जो आया केवल इसी का चार्ज लेंगे हम लोग। और नीचे क्या आएगा? V। V किसका? दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस। V जो है वो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन स्फीयर एंड इनफाइनाइट। मतलब जहां से चार्ज लेके आए उसके बीच में, मतलब ये तो इनफाइनाइट हो गया है किसके, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है?
उसी तरह से हम लोगों को भी यहाँ पर इन दोनों बीच का प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा। तो E पता है, D पता है, V बराबर कितना होगा? E इंटू डी। सुना है कभी? यस सर। V बराबर कितना है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ठीक है, तो कैपेसिटेंस नाउ, कैपेसिटेंस बराबर C बराबर क्या होगा? कौन सी प्लेट का लूंगा, पॉजिटिव का नेगेटिव का या दोनों? Q किसका लूंगा? पॉजिटिव यहाँ वाला पर सर। किसका लिया था? पॉजिटिव वाला। यहाँ पर भी पॉजिटिव वाले प्लेट का Q लेंगे, Q, और नीचे क्या आएगा? दोनों प्लेट के बीच का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस D। डी। तो Q डिवाइडेड बाय सिग्मा D एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, सिग्मा बराबर क्या होता है? सिग्मा बराबर क्या? Q बाय एरिया होता है, पर यूनिट Yes, चार्ज sir. का एरिया, सॉरी पर यूनिट चार्ज एरिया पे चार्ज। तो सिग्मा की जगह मैं Q बाय एरिया लिख सकता हूं इनटू डी। Yes. Q से Yes, Q sir. कैंसिल, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। तो पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस आएगा C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। इसको आपको याद रखना है। और ये रखना है कि Q क्या है? चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट का चार्ज लेते हैं हम लोग, इस चीज का भी ध्यान रखना। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा?